ये जन स्वराज वगैरह तो उनका बस ऐसे ही है, वो चलते रहे। वो मीडिया अगर उनके साथ न रहे, पैसा उनके पीछे न रहे, तब जन स्वराज करें तो समझ में आए। और ये जो है, एक जो आपने कहा सवर्ण, सवर्णों के बीच भी उनकी पैठ नहीं है। वो बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की भी राजनीति नहीं कर रहे। जैसे समझिए चिराग पासवान, तो चिराग पासवान और जो प्रशांत किशोर हैं, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, प्रशांत किशोर के पास वो भी नहीं। दोनों में बाकी कोई अंतर नहीं है। समझदारी के स्तर पे कोई दोनों में अंतर मैं नहीं महसूस करता। मैनेजमेंट एक अलग विषय है। मैनेजमेंट का संबंध जो है, जैसे नौकरशाही एक अलग सब्जेक्ट है और नेतागिरी अलग सब्जेक्ट है। और नेतागिरी भी आजकल जो है पटना में बैठ के नेतागिरी ज़्यादा हो रही है। गांव में नेतागिरी करने के लिए कौन तैयार है? कहाँ नेतागिरी हुआ? मैंने कई साल में, अभी हाल में भी, मतलब कुछ कुछ साल पहले अपने गांव में मैंने बिताए। मैंने कभी विधायक को नहीं देखा कि ब्लॉक में बैठा हुआ है या ब्लॉक के लोगों से मिलने गया। तो विधायक नहीं राजनीति कर रहा है जमीन की। मुझे लगता है कि अगर माले वाले, जैसा हेमंत जी बोलते हैं, तो माले के लोग भले राजनीति कर रहे होंगे जमीन पे, बाकी कोई नेता राजनीति करता नहीं दिखाई पड़ता। वो किसी नाम के सहारे जीतता है। कोई नीतीश कुमार के सहारे जीतता है, कोई चिराग के सहारे जीतता है, कोई मोदी जी के सहारे जीतता है, कोई किसी और के सहारे जीतता है, कोई दबंग है इसलिए जीत जाता है। लेकिन दबंग है तो फिर भी कम से कम उसका गांव पे, इलाके पे असर है। समझिए अनंत सिंह मेरे बगल के सज्जन है, तो अनंत सिंह का एक अपना दबदबा है। लेकिन आम तौर पे जो इस तरह के नेता होते हैं, कागजी नेता इनको कहिए, जो कागज जिनको नेता बनाता है। और बीजेपी जिसने हमलावर होंगे, अखबार में छपना इनका बंद हो जाएगा। अखबार में छपते इसीलिए हैं कि वो जो है नीतीश कुमार पे हमला करते हैं या लालू प्रसाद यादव जी पे हमला करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के बिहार में तो कम से कम राजनीति में कहीं जगह मैं नहीं देख पाता हूँ, जो चाहे पुष्पम प्रियम आपने जो नाम लिया जिनका, या प्रशांत किशोर हो, दोनों का कोई स्थान नहीं है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो शायद, अगर मतलब अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ें तो जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी से लड़ेंगे तो शायद जीत भी जाए। तो इनकी भूमिका बिहार जैसे प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। नीतीश कुमार ने क्यों उनको वजन दिया था मुझे नहीं मालूम। हालांकि नीतीश कुमार जो है हवाई नेताओं को ज्यादा वजन देते हैं, इसलिए कि उनको जमीन पे कोई नेता चाहिए नहीं। तो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है। वो नौकरशाहों को जिस तरह से पाल पोस करके, अब देखिए, अभी देखिए ना, जहां भी मंच पे भाषण देते हैं वो सारे उनके जो नौकरशाह हैं उसका नाम लेते हैं। ये नई परिपाटी। लोकतंत्र में जो है नेताओं की अपनी भूमिका होती है, मंत्रियों की भूमिका होती है, कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है। लेकिन जिस तरह से नौकरशाही को हावी किया है नीतीश कुमार ने, वो क्या है? वो जमीनी राजनीति नहीं करने दे रहे हैं। आप खुद जमीन पे नहीं है। नीतीश कुमार लाव लश्कर के साथ जाते हैं गांव में मिलने के लिए, किससे मिलते हैं? कौन? जब उनके आसपास के नेता मंत्री की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार को बोल सके। अभी हाल में हेमंत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, अभी हाल की ही बात है, 2 घटना हुई जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर के बोल दिया, जिसमें मांझी को लेकर के बोल दिया। तो क्यों बोल दिया? कहाँ गड़बड़ी? नीतीश कुमार खुद जमीन पे नहीं है। ठीक है, उनका नाम चल रहा है क्योंकि उन्होंने काम किया है, लेकिन जमीन के नेता नीतीश कुमार को भी नहीं कहा जा सकता। तो दिक्कत ये हो गई है कि अब सारी नेतागिरी जो है, वो मीडिया, वो पैसा और वो जो तंत्र है, जो जिसको कहते हैं नौकरशाही, उसके भरोसे नेतागिरी चल रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि बिहार भी उससे अछूता नहीं है। जैसे मोदी जी हवाई नेता हैं, वैसे नीतीश कुमार हवाई नेता हैं। मोदी जी अलग कहानी बनाते हैं, नीतीश जी अलग कहानी बनाते हैं। लेकिन नीतीश जी के साथ एक बात है कि मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूँ कई बार, कि महिलाओं के उन्होंने लिए जो बड़ा अच्छा काम किया, और वो नेतागिरी करने, वो पुराना विजन उनका है कि महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा, उसमें वोट बैंक भी शामिल है। फिर मैं अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने जो है बिजली के लिए काम किया और बिजली ला के दी, क्राइम को कंट्रोल में रखा हुआ है। फिर एजुकेशन पे अभी ध्यान दिया है, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेता अगर ज़मीन पे हो तो ज़मीन पे लोगों की परेशानी उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अभी उद्यमी योजना के तहत जो है वो पैसे बाँटने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में बहुत पैसे बाँटते हैं, लेकिन मैं बताऊँ आपको, 80% पैसे जो है बर्बाद हो रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो पैसे लेकर के खा जाने वाले लोग हैं, जिससे 5 किलो अनाज वाला हाल है। तो ज़मीन पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि मतलब कई बार बड़ी निराशा होती है और लगता है कि कैसे काम किया जाए। और किसी एक आदमी के मुद्दे तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सत्ता ने अपने आप में सब ऐसा समेट लिया है कि बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रबंधन और मुद्दे जो कहा, मुद्दा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सब प्रबंधन ही है। और ये प्रबंधन करके ही ये भी जीत रहे हैं, प्रबंधन करके ही वो भी जीत रहे हैं।
और जनता को लिए है कि इसको करें कि इसको करें। लेकिन प्रबंधन जो है लेकिन प्रबंधन की तरह दिखना नहीं चाहिए। हाँ, वो राजनीति की तरह लेकिन दिख रहा है, क्या कीजिएगा, वो दिख रहा है, वो हर जगह दिखाई पड़ता है। वो आप जब देखती हैं कि G20 हो रहा होता तो हरे पर्दे लगा दिए जाते हैं। जब आप देखते हैं कि कहीं मंत्री जी जा रहे होते तो पूरा लाव लश्कर जो है डंडा लेके खड़ा रहता है, कोई इधर आना मत। तो वो क्या है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत पहले की बात है, नीतीश कुमार ने कहा था कि हम गांव में जाकर के कैबिनेट बिठाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा था कि अगर आप गांव में कैबिनेट बिठाओगे तो इसी बहाने उस इलाके की सड़कें ठीक हो जाएगी, बिजली ठीक होगी, कुछ और समस्याएं ठीक होगी। लेकिन इतना हवाई है नेता, मतलब अब अंधा में काना राजा कोई नहीं है तो क्या कहिएगा, नीतीश कुमार की जय बोलिए, वरना। तो मतलब धनंजय जी ये कह सकते हैं कि जैसे प्रबंधन अगर नहीं प्रबंधन ही है और मुद्दों की वापसी नहीं हुई है, नेताओं की वापसी नहीं हुई है, उनके जो पर्सनालिटी के आधार पे चुनाव लड़ा था उसकी वापसी अगर नहीं हुई है, तो फिर प्रशांत किशोर जो है मतलब अपने चूकने से, मतलब एक होता है ना हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। अब इसमें भी 10 साल बीत चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो डीप फेक और जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर आगे के चुनाव जो है, और भारत के लिए भी उनकी जब आप बाहर के लेख पढ़ेंगे तो वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत में भी ये दो चीजें, डीप फेक और जेनरेटिव एआई जो है यहाँ। हाँ, 2024। मनोरमा जी, मैं 2 लाइन बोलता हूँ आपको। एक फिल्म निर्देशक थे मनमोहन देसाई, है ना, और उस जमाने में प्रोड्यूसर ही होते थे जो कहानियां चुनते थे और कहानी पे सेटिंग होती थी और सारी चीजें होती थी। अब सारी चीजें कॉर्पोरेट कंपनी के हाथ में है। कॉर्पोरेट कंपनी के जो मैनेजमेंट करके आए हैं अमेरिका से वगैरह वगैरह, वही सारे चैनल चला रहे हैं, वही सारा टेलीविजन चला रहे हैं, वही सारा जो है सिनेमा भी चला रहे हैं। लेकिन सिनेमा जो है इमोशन से चलता है, वैसे ही राजनीति भी इमोशन से होती है। वो 2+2 का जोड़ 4, न तो राजनीति है न सिनेमा है। लेकिन ये जो 2+2 राजनीति को इसलिए ये बना रहे हैं प्रबंधन वाले कि नेता जमीन पे नहीं। सिनेमा में भी वही हाल है, सिनेमा में भी वो यही कर रहे हैं कि जो है जमीन वाले राइटरों को जगह वहां नहीं है। तो दोनों जगह संकट है। इमोशन को 2+2=4 नहीं किया जा सकता है। अगर 2+2=4 किया जाता तो तमाम जो है मैनेजमेंट वाले हैं वो कमाल होते, नहीं कमाल होते। जी, जो आप बतला रही हैं उसको प्रबंधन नहीं कहते। प्रबंधन तो ज़्यादा बढ़िया प्रबंधन जो है हमारे मैं बताऊं 80s के दशक में मुझे याद है, जो वहाँ से चुनाव लड़ते थे उनके भी मैनेजर्स होते थे, उसको मैनेजर बोलते थे हमारे। प्रबंधक या ये पढ़ करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए वो नहीं होते थे, लेकिन कार्यकर्ता ही होते थे जो सारा हिसाब किताब रखते थे। अलग अलग, अगर समझिए 6 विधानसभा सीट एक लोकसभा में, तो 6 जगह 6 मैनेजर होते थे जो रिपोर्ट देते थे और सच रिपोर्ट देना होता था। क्योंकि जब चुनाव प्रचार चलता था उस समय तो सब आके बोलता था आप सर एकदम जीत ही रहे हैं, क्योंकि सब जीतने की बात करते थे। लेकिन जो मैनेजर होता था उसको पता होता था कि ये जो आके बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और वो बात अपने नेता तक पहुंचाता था, यहाँ से ये गड़बड़ रिपोर्ट आ रही है, यहाँ से गड़बड़ रिपोर्ट आ रही है। अब दूसरी बात है जो अरुण जी ने यहाँ कहा, ये अभी देश एक देखिए ये जो घटना हुई ना, सोनिया गांधी जी आई इस देश में, यूपीए हेड बनी, मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने और 10 साल का शासनकाल चला। ये आरएसएस के फूलने फलने का सबसे कमाल समय रहा। आरएसएस यही सबसे ज्यादा फूला फूल, और उसकी वजह ये रही कि कांग्रेस पार्टी में जमीनी नेताओं की हैसियत एकदम खत्म कर दी गई। सोनिया गांधी खुद ही जमीन से नहीं आई थी, वो ऊपर से उड़ करके आई थी। उनके साथ मनमोहन सिंह को भी लगा दिया, तो मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थी, वो जनता की उस तरह की पकड़ नहीं जानते थे कि जनता किस तरह से हैंडल होते थे। उसके अलावा जो भी उनके मंत्री थे वो राजीव गांधी के दरबारी नेता थे, चाहे कमलनाथ हो चाहे फलाना हो, ढेर सारे नाम गिना देंगे, सुनील जी और अनिल जैन साहब। अब बीजेपी ने जो प्लांट किया, खाली ये प्रशांत किशोर नहीं प्लांटेड है, बाबा रामदेव प्लांटेड खाली नहीं है, ये केजरीवाल भी वही है। केजरीवाल ने क्या राजनीति की, अगर अन्ना आंदोलन जो मंच की राजनीति है, मंच के अलावा एक तमाशा के अलावा एक इवेंट के अलावा क्या किया केजरीवाल ने, कहाँ ही पद यात्रा की। आप याद कीजिए चंद्रशेखर की पद यात्रा को, चंद्रशेखर जो है या राहुल गांधी अभी किए तो उनके पीछे भी कोई जो है मैनेजमेंट वाला लगा हुआ है और मैनेज कर रहा है हर चीजों को। लेकिन चंद्रशेखर जब पद यात्रा पे निकले थे, गांधी जब पद यात्रा पे निकले थे, तो कौन मैनेज कर रहा था? जनता थी उनके साथ। उनके साथ वो वर्कर्स थे जो जनता के भाव को समझते थे, जो मिलने देते थे उनको।
आज यहाँ सब प्लांटेड है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो। अब बात आती है कि ये सब जो है, इससे क्या निकलने का कोई रास्ता है? ये जो जीडीपी, ये जो सवाल करते हैं जीडीपी तो पता नहीं है, अरे तुमको भी ढेर सारी चीजें पता नहीं है। अगर वो तेजस्वी पूछे तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे तुम, नहीं दे और पाओगे, बिल्कुल। जीडीपी की हिंदी क्या होती है, जीडीपी अंग्रेजी में क्या कहलाता है, ये इस पे छोड़ दीजिए आप। सवाल है कि जो भूख का सवाल है, ये सब जो सारे जो मोदी जी का जितना प्लान आप देख लीजिए, 200 रुपया उसको दे दीजिए, 500 रुपया उसको दे दीजिए, 5 किलो अनाज दे दीजिए, ये रियल मैनेजमेंट नहीं है, ये बनावटी मैनेजमेंट है जो अमेरिका से आया, जो पूंजीवाद से आया उठ करके, और ये पूरा हिंदुस्तान उसको अडॉप्ट कर दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ गांव को भी, किसानों को भी सारा वही मैनेज कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट जो था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, ये भी जो जमीन में थे वो जब खत्म हो गए तो ये तो 4th फ्लोर से आए हैं, इनको तो पता ही नहीं है नीचे जमीन में क्या क्या रखा हुआ है। तो 4th फ्लोर वाले 21वें फ्लोर पे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन 21वें फ्लोर पे बिजली चली जाएगी तो कैसे उतरेंगे उनको नहीं पता है। तो ये वक्त आएगा, वक्त बदलेगा। हालांकि मैं तेजस्वी से भी बहुत खुश नहीं हूँ कि तेजस्वी जो राजनीति कर रहे हैं वो भी अपने पिता का झोला लेकर चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जमीन पे कहाँ, कौन सी पद यात्रा की? तेजस्वी को तो चाहिए था कि नीतीश कुमार के पीछे घूमने के बजाय डेली निकलते, और जैसे अभी मुलायम सिंह की बात सुनाई, किसी और की बात सुनाई, आप निकलते, जनता से संवाद करते, आप मिलते कि आपके पिताजी के जमाने की जो जनता है वही जनता आज है या बदली है जनता? आपके पिताजी जो है वो गरीबी में जी रहे थे, आप अमीरी में जी रहे हो, लेकिन जो जनता है उसमें कितनी अमीरी है ये पता करने की जरूरत थी तेजस्वी को। नीतीश कुमार की तो कहानी खत्म हो गई, उनको अब ना मुख्यमंत्री बनना है ना पता नहीं क्या करना है। लेकिन जो मूल है कि भाई नेतागिरी कैसे चलेगी, इसी पे ये संवाद होना चाहिए, और नेतागिरी जमीन से ही चलेगी। मैं एक बड़े नेता की बात करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन नेता के हमारे एक नजदीकी जो है वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप अपने लोकसभा सीट के एक ब्लॉक को पकड़ो, ब्लॉक का जो ऑफिस है वहां टेबल लगाओ और 10 कार्यकर्ता को डेली रखो, वहां खाली इतना कहो कि यहाँ कोई गड़बड़ काम नहीं होने देना, मतलब हर आदमी को उसको सही सही जानकारी देना, इतना ही काम करना। बोला ये तो बड़ी कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि पैसा नहीं आएगा वहां। भ्रष्टाचार करने का सबको जगह चाहिए, चाहे प्रशांत किशोर जी कर रहे हो राजनीति, ये जो हेमंत जी बताए आपको कि वो सारे कौन लोग हैं जो मैनेज करने वाले, ये समझना है, ये समझना है देश को, और देश की राजनीति फिर एक बार घूमेगी मुझे लगता है। लेकिन अभी निकट भविष्य में तो वो दिख नहीं रहा है। वो चाहे अखिलेश यादव हो, ये पदयात्रा से क्यों डरते हैं? मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी ने जब पदयात्रा शुरू की, मैं 1 साल से चैनलों पे बोल रहा था, तमाम चैनलों पे, जहां जहां कांग्रेस पार्टी वाले देखते रहते हैं, कि भैया राहुल गांधी कमरे में क्या कर रहे हो दिल्ली में यार, जाओ वहां मणिपुर, जाओ वहां बिहार, जाओ अरुणाचल प्रदेश, गांव में देखो जहां मिट्टी की सड़क है और धूल उड़ती है, देखो गांव तुम्हारा कैसा है, 75 साल में गांव कहां पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सारे नेता जो हैं, सारे नेता वो जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से नहीं, अब पत्रकारिता भी वही हो गई है, ड्राइंग रूम पत्रकारिता है, आपको कहीं जाना नहीं है, दिल्ली में बैठ के तय कर देते हैं कि जो है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आप निकलो तो, आप देखो तो, आप जाओ तो, और आप जाओगे माइक लेकर के, आप बताइए किसको वोट दीजिएगा, तो वो क्या सच बोलेगा? आप आम आदमी बन के जाओ भाई, तब समझ में आएगा कि कहाँ है। देखिए धनंजय जी, जो सड़क पे निकले भी राहुल गांधी, उन सब की भी एक सीमाएं हैं, हम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं भी गई थी, देखा था कि वो एक चाहे सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पे हो, जैसे भी हो, तो कहने का मतलब जो चीजें हैं वो मैनेज हो जाती है, वो उस तरह से फ्री नहीं है कि अभी मनोरमा जी एक उदाहरण आपको, एक उदाहरण देता हूँ आपको, गांधी जी की तरह। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी, जॉर्ज फर्नांडिस, गांधी जी छोड़ दीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, इधर आइए, हाँ, इधर जो भी है। जॉर्ज फर्नांडिस जो है हमारे नालंदा से एमपी रहे, मेरे छोटे भाई को बहुत मानते थे जॉर्ज फर्नांडिस, और जब भी आते थे बिहार या पटना तो उसको बुलवाते थे, उससे पूछते थे कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हमारे गांव में एक नेता थे सिद्धेश्वर प्रसाद, सिद्धेश्वर प्रसाद जब भी गांव आते थे मेरे पिताजी को पकड़ के ले जाते थे, कंधे पे हाथ रख के, आए वो देवन चलो, वो पूछते थे क्या हो रहा है। तो जब तक आप आम आदमी के कंधे पे हाथ रख के नहीं चल पाओगे, आम आदमी से सवाल नहीं कर पाओगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तब तक आप नेता ड्राइंग रूम नेता ही बनो रहोगे और घेर के रखेगा। जिससे नीतीश कुमार को
नौकरशाहों ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार 85 से पहले नेता थे, उसके बाद नेता नहीं रहे। 2005 में भी नेता नहीं थे। वो जीते इसलिए कि बड़ी अलग स्थिति थी, लेकिन वो नौकरशाहों से घिरे हुए या रहे। दूसरा एक वैचारिकी है, समाजवाद वाली वैचारिकी है जो उनको वैचारिकी से देखिए, वैचारिकी बदलती रहती है मनोरमा जी। वैचारिकी खाली सिद्धांत है, वो किताब में लिखा हुआ पढ़ लिया, जमीन पे कैसे चल रहा है वो ये देखना जरूरी है। वैचारिकी तो है, वैचारिकी है कि गरीबों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए काम करोगे कैसे? गरीब ही जो है अगर हो गया है चालाक, वो धूर्त हो गया है, तो आपको बेवकूफ बना करके ले जा रहा है पैसे, वो कैसे समझोगे आप कि आपको बेवकूफ बना रहा है या सही में?